देखिए ना आयो किट्टो वीडियो कॉल कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम आपका जेंडर। देखिए, आपके एग्जाम के अंदर 1 नंबर का तो डेफिनेटली पूछा जाएगा, 2 नंबर का भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं। आज आपके लिए जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ जेंडर, इसके बारे में बात करेंगे। जेंडर क्या होता है, किस प्रकार से होता है, जेंडर की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप से या जेंडर वाइज से संबंधित चीजें पूछी जाती है। बट जो भी चीजें आपकी महत्वपूर्ण होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी चीजें मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हुए प्रैक्टिस के लिए। और एक बात और, जितने भी आपके मैं चैप्टर करा रहा हूं ना, इनके प्रैक्टिस के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर के तो मैं साथ के साथ कराता जा रहा हूं, और जो बाकी के जैसे चैप्टर बड़े बड़े हो जाते हैं, कोई 1 घंटे की क्लास हो जाती है, कोई पौने घंटे की क्लास हो जाती है, तो उसके प्रैक्टिस के चैप्टर, प्रैक्टिस के क्वेश्चन आंसर आपको अलग से मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर आपको अलग से जरूर मिलेंगे। और जैसे कुछ चैप्टर आपके छोटे हो जाते हैं तो उनके साथ के साथ क्वेश्चन आंसर आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं जेंडर के बारे में, इसके बारे में शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए अब क्लास को शुरू करा जाए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अब आपके जेंडर के बारे में। जेंडर होता क्या है? देखिए भाई, जेंडर को जानने से पहले व्हाइट बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं और बात कर लेते हैं जेंडर के बारे में कुछ बेसिक बातें। जेंडर को जब आप लोग अपने सीटेट का सिलेबस देखते हो तो सीटेट के सिलेबस में लिखा हुआ है बेसिकली जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी जो जेंडर होता है उसको एक सामाजिक संरचना माना गया है। अब ये होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग पढ़िए, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। बेसिकली 2 टर्म आपको पढ़नी होती है, एक होती है सेक्स, एक होती है जेंडर। इनको दोनों को पढ़िए, दोनों का डिफरेंस समझिए, उसके बाद आपको तब जाकर पता चलेगी कि ये आखिरकार जेंडर को एक सोशल कंस्ट्रक्ट यानी कि एक सामाजिक संरचना क्यों माना है। पहले दोनों के बीच में एक डिफरेंस समझिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भैया आपके चैप्टर की, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम लोग सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सेक्स और जो आपका जेंडर होता है दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर मैं इसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करूं तो हिंदी के अंदर इन दोनों को लिंग कहा जाता है। इसलिए मैं कहता हूं जो आपकी साइकोलॉजिकल टर्म होती है इनको इंग्लिश में नाम याद करा करिए। हिंदी के अंदर बड़ी कंफ्यूजन होती है और कई कई नाम हिंदी के अंदर आपके दिए रहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इन दोनों को ही भाई आपका एक ही टर्म के नाम से यूज किया जाता है। ठीक है, हिंदी में एक ही यूज किया जाता है, एक ही टर्म के नाम से यूज किया जाता है। अब देखिए, अब समझते हैं इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में, और यहां से अपना ध्यान स्क्रीन के ऊपर लगाना आराम से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेक्स को। देखिए, सेक्स को यहां पर एक माना गया है एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, यानी कि एक जैविक संरचना माना गया है। अब वो क्यों माना गया है, उससे पहले, जेंडर से पहले सेक्स को जानिए कि सेक्स को एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट यानी कि एक जैविक संरचना माना गया है। अब उसको मानने का क्या रीजन है वो आपको बताता हूं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं सेक्स के बारे में, तो सेक्स को माना गया है एक जैविक संरचना माना गया है। क्या माना गया है? सेक्स को माना गया है एक जैविक संरचना माना गया है, यानी कि आप लोग कह सकते हो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इसको माना गया है। ठीक है, इसको माना गया आपका एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इसको माना गया है। अब देखिए, इसको मानने का क्या रीजन है वो आपको बताता हूं। एक आपका चैप्टर दिया रहता है हेरिडिटी, हालांकि आपके सीटेट के सिलेबस में आपका डिटेल में नहीं पूछा जाता, बस आपके सिलेबस में बस इतना दिया रहता है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है उसमें आपका किसका ज्यादा परिणाम रहता है, प्रभाव रहता है, हेरिडिटी का या एनवायरमेंट का। वो सब चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई दोनों का ही ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसकी एक डिबेट भी आपको देखने को मिली थी। ठीक है, वरना चैप्टर में आपको पूरा डिटेल में समझाता कि किस प्रकार से जो निर्धारण होता है मेल का फीमेल का, वो निर्धारण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से क्रोमोजोम्स अपना रोल निभाते हैं और किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चलती है। बट वो आपको इतना डिटेल में पढ़ाने का फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो आज से पहले सीटेट के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बने प्रक्रिया से संबंधित, और ना ही आगे देखे जाने की संभावना है। अब इसको सेक्स को बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इसलिए माना गया क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू यह निर्धारित हो जाता है कि कौन मेल बनेगा और कौन फीमेल बनेगा। क्या निर्धारित हो जाता है? यह निर्धारित हो जाता है कि कौन यहां पर मेल बनेगा और कौन यहां पर फीमेल बनेगा,
ये निर्धारित हो जाता है इस जैविक प्रक्रिया के थ्रू, जो पूरी की पूरी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस अपना चलता है। ठीक है, उस प्रोसेस के अंदर आपको नहीं जाना, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाता है, आपके सिलेबस में वो चीज मेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट यानी कि एक जैविक संरचना माना है। ऊपर वाले ने बनाकर भेज दिया कि भाई ये लड़का होगा, ये लड़की होगी, ये मेल होगा, ये फीमेल होगी, बस ये काम ऊपर वाले ने करके भेज दिया। उसके बाद रोल यहां पर देखने को मिलता है आपके जेंडर का, यानी और उसके साथ में आपके समाज का। कौन सा पेन है? ग्रीन। तो यहां पर दूसरा रोल यहां पर देखने को मिलता है फिर समाज का, कि ठीक है ऊपर वाले तूने तो बनाकर भेज दिया, ये मेल होगा फीमेल होगा, लेकिन इनके काम हम बताएंगे, काम में इंटरफेयर मत करना, काम हम बताएंगे। काम कौन बताएगा? काम बताएगा समाज। तो फिर समाज इनके काम का निर्धारण करता है, निर्धारित करता है इनके कामों को। तो इसलिए जेंडर को माना गया है एक सामाजिक संरचना माना गया है। क्या माना गया है? एक सामाजिक संरचना इसको माना गया है। ठीक है, एक सामाजिक संरचना, यानी कि सामाजिक के साथ साथ लिखे सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना इसको माना गया है। ठीक है, यानी कि सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट इसको माना गया है। सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट इसको माना गया है। वो कैसे माना गया है? देखिए, ऊपर वाले ने बनाकर भेज दिया बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, ये मेल होगा ये फीमेल होगा, लेकिन समाज ने कहा, समाज ने यहां पर ये कहा कि भाई जो आपके मेल होंगे, तो मेल होते हैं भाई आपके यहां पर पावरफुल। क्या होते हैं? मेल होते हैं यहां पर आपके पावरफुल, ताकत वाले होते हैं। ठीक है, और मेल होते हैं वो करते हैं आपके बाहर के काम करते हैं, जॉब करते हैं। ठीक है, घर से बाहर निकलते हैं, जॉब करते हैं, इस तरीके के काम करते हैं जो मेल होते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आपके समाज ने दी कि बाहर के काम करिए, ठीक है, पावरफुल काम करिए। तो ये जिम्मेदारी किसने दी? समाज ने ये वाली जिम्मेदारी दी। किसको? मेल को, यानी कि पुरुष वर्ग को दी, और ये ताकतवर होते हैं। उसके अलावा फीमेल के बारे में समाज ने यह कहा कि ये होती है कमजोर। समाज ने कहा ये होती है कमजोर और ये घर में रहकर काम करती है। ठीक है, यानी और भी जो धारणाएं बनाई हुई है कि जैसे जो फीमेल होती है नाजुक रहती है, बहुत जल्दी रो जाती है, इस तरीके की जो मतलब और अभी आने वाले जो जेंडर स्टीरियोटाइप हमारे समाज ने बनाए हुए हैं, ये सब चीजें समाज ने निर्धारित की हुई है। तो देखिए, इसलिए जो समाज ने ये चीजें निर्धारित की हुई है कि मेल ये काम करेंगे, फीमेल ये काम करेंगे, इस वजह से जो आपके जेंडर होते हैं, दो जेंडर मेल और फीमेल, इसलिए इनको एक सामाजिक संरचना के रूप में माना गया है। ठीक है, इन्हीं की वजह से किस में माना गया है? इसलिए इसी की वजह से इनको सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना के रूप में माना गया है। यानी और समाज और संस्कृति की वजह से क्या कह रहा हूं मैं भी, समाज और संस्कृति दोनों की वजह से ये आपके प्रभावित होते हैं। ये बात आप लोग समझ गए। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलता है, एक और पॉइंट आपका आता है। इसलिए आपके जो सेक्स होता है इसको एक नेचुरल प्रक्रिया माना गया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस चलता है पूरा का पूरा, ठीक है, जिसकी वजह से पता चलता है ये मेल होता है फीमेल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रकृति से जुड़ा हुआ माना गया है, यानी कह सकते हो इसको एक हेरिडिटी से जुड़ा हुआ प्रक्रिया माना हुआ है। दूसरी तरफ बात करें जेंडर की, तो जेंडर को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? जेंडर को निर्धारित करते हैं कौन? समाज निर्धारित करते हैं। इसलिए इसको एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ प्रोसेस माना गया है। किससे? एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ इसको प्रोसेस माना गया है। ठीक है, यानी वातावरण से जुड़ा हुआ इसको प्रोसेस माना गया है। ठीक है, नेचुरल कह दो या नेचर कह दो, एक ही बात है, यहां पर दोनों वर्ड मैं लिख देता हूं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें सेक्स की बात करें, इसको एक स्थिर प्रक्रिया माना गया है। क्या माना गया है? इसको स्थिर रूप में माना गया है। स्थिर कह दीजिए, या इंग्लिश की अगर मैं बात करें तो उसमें बात आप कह सकते हो स्टैटिक भी कह सकते हो। ठीक है, उसमें कह सकते हो आप लोग इसको स्टैटिक कह सकते हो, यानी कि एक स्थिर है। ऊपर वाले ने बनाकर भेज दिया ये लड़का होगा, ये लड़की होगी, यानी ये मेल होगा, ये फीमेल होगा, या एक और नया आजकल जेंडर देखने को मिलता है, ये ट्रांसजेंडर होगा। अब इसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते, स्थिर है, ये स्टैटिक है। क्या इनके अंदर चेंज हो सकता है? अब बहुत से बच्चे कहेंगे हाँ जी कुछ आजकल चेंज करा लेते हैं सर, लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाता है। तो भाई वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके बनते हैं, वरना अदरवाइज चेंज करना पॉसिबल थोड़ी है। तो जो सेक्स होता है उसको एक स्टैटिक यानी कि स्थिर प्रक्रिया माना गया है। बट जो आपका जेंडर होता है, जेंडर को माना गया है एक आपका गतिशील प्रक्रिया। पेन ग्रीन रखता हूं भाई, ठीक है, पेन के साथ वही चलाता हूं। इसको माना गया आपका एक गतिशील प्रक्रिया, यानी कि आपका एक डायनामिक प्रोसेस माना गया है। ठीक है,
इसको माना गया आपका एक डायनेमिक प्रोसेस माना गया है, यानी कि इसके अंदर आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या होता रहता है, इसके अंदर आपका चेंज होता रहता है। आप कहोगे सर इसके अंदर कैसा चेंज होता है? यार एक बात बताओ, जो आपके फीमेल है, फीमेल पावरफुल नहीं हो सकती? फीमेल पावरफुल हो सकती है ना, समाज की धारणा बन सकती है ना। मान लो किसी लड़की ने लड़के को पटकनी दे दी, उठाकर फेंक दिया, तो समाज क्या कहेगा? ओबे भाई ये तो बहुत ताकतवर निकली, ये तो लड़के से भी ज्यादा ताकतवर निकली। तो इसके अंदर चेंज नहीं हो गया, तो क्या हो गया? जो जेंडर का आपका कंसेप्ट था वो डायनेमिक हो गया ना। तो लड़के को उठाकर फेंक दिया, एकदम समाज की जो थिंकिंग थी वो एकदम चेंज हो गई। मान लो कोई मेल है, तो मेल ने अगर घर के काम कर दिए तो समाज की धारणा बदल गई, अबे भाई वो तो घर के काम कर रहा है, वो तो कल कपड़े धो रहा था, ठीक है, वो तो कल किचन में लग रहा था। तो एकदम क्या हो गया? चेंज हो गया एकदम। ठीक है, तो इसलिए इसको गतिशील यानी कि एक डायनेमिक प्रोसेस के रूप में माना गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, सेक्स की बात करूं, तो सेक्स होता है व्यक्तिगत होता है। ठीक है, सेक्स कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन होता है। ठीक, जब स्थिर है तो भाई आपका व्यक्तिगत होगा, लेकिन ये आपका होता है व्यवस्थित होता है। ठीक, ये आपका कैसा होता है? सिस्टमेटिक होता है, यानी कि आपका व्यवस्थित होता है। ठीक, एक इसको भी पॉइंट को लिख लीजिए। अब यहां पर कुछ मैंने आपको डिफरेंस बताए, आई होप आप लोग यहां पर सेक्स और जेंडर के बारे में डिफरेंस समझोगे। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ सिंपल आज तक पढ़ा होगा कि भाई सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है, इतना थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से आपने इनको डिटेल में अच्छी तरीके से समझा होगा कि दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। अब देखिए यहां से कुछ चीजें निकल कर आती है, उन चीजों के ऊपर नजर डालिए। ये चीजें जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। पेन कौन सा बदलू भाई? अब काला ले लेता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां से कुछ चीजें निकल कर आती है। चीजें यहां पर ये निकल कर आती है, अगर अगर यहां पर कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति इन दो जेंडर के बीच में अगर किसी को वरीयता ज्यादा दे रहा है, एक जेंडर के मुकाबले दूसरे को ज्यादा वरीयता दे रहा है, लड़के को मुकाबले लड़की को दे रहा है, लड़की के मुकाबले लड़के को ज्यादा वरीयता दे रहा है, तो समझ लो वो दो जेंडर के बीच में भेदभाव कर रहा है, यानी कि जेंडर बाइस का कंसेप्ट निकल कर आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप लोग वीडियो देख रहे हो, और वीडियो देखते देखते अगर मैं कह दूं कि भाई और भाई लड़को मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है, तो क्यों? क्योंकि तुम मेरे पक्ष के हो, तो यहां पर लड़कियां कहेगी कि इसका मुंह नोच डालेंगे अगर कहीं हमें मिल गया तो। हमेशा लड़कों लड़कों के साथ की बात करता है, अपने पक्ष की बात करता है, ठीक है, लड़कियों की बात नहीं करता। अगर मैं कह दूं कि नहीं मैं तो लड़कियों के साथ रहूंगा, लड़कों के साथ नहीं रहूंगा, तो लड़के क्या कहेंगे? लफंडर होगा पक्का एक नंबर का, लड़कियों के साथ हमेशा रहता है, लड़कों की तो बात हमेशा करता ही नहीं है। तो आपको एक बात समझनी है, अगर यहां पर एक लिंग के मुकाबले, ठीक है, एक लिंग के मुकाबले दूसरे को, एक लिंग के मुकाबले दूसरे को वरीयता दी जाए, ध्यान से सुनना, ये काफी बार एग्जाम में आता है, एक लिंग के मुकाबले दूसरे को वरीयता दी जाए, एक लिंग के मुकाबले दूसरे को वरीयता दी जाए, दूसरे को वरीयता दी जाए, वरीयता दी जाए, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आपका जेंडर बाइस, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? इसको कहा जाता है आपका जेंडर बाइस कहा जाता है। एज ए टीचर, ठीक है, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, एज ए अच्छा सोशल नागरिक, आपको बच्चों के बीच में कभी भी जेंडर बाइस नहीं करना है। किसी भी प्रकार का आपको क्या नहीं करना है? बच्चों के बीच में कभी भी आपको जेंडर बाइस नहीं करना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे आगे जैसे क्लास चलती जाएगी, ठीक है। यानी एक जेंडर के मुकाबले दूसरे जेंडर को कभी आपको वरीयता नहीं देनी, ठीक है। ये काम आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस डर से नहीं कि लड़की हमारा मुंह नोच लेगी या लड़के हमारी तरफ जो है गाली बक देंगे, इस वाले डर से नहीं। नैतिकता बनती है आपकी, आपको दोनों को हमेशा इक्वल रखना है। अभी आपका इक्वल और इक्वलिटी का कंसेप्ट भी आएगा, ये बात आप लोग समझ गए। एक तो आपकी नैतिकता भी बनती है, दूसरी बात यह अधिकार भी है, ये हर नागरिक का अधिकार है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश के संविधान में इस बात का जिक्र भी दिया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो इस बात को जान लीजिए कि भारत के आपके संविधान में आर्टिकल नंबर 51 के अंदर इस बात का जिक्र दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 51 के अंदर कि किसी भी देश के जो नागरिक है उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति के आधार पर। इनफैक्ट आपका उसी के अंदर वर्ड दिया हुआ है जेंडर के आधार पर। किसके आधार पर? आपका जेंडर के आधार पर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आप भेदभाव करते हो तो आपके खिलाफ सजा का प्रावधान भी बनता है। इस वाली बात को आपके आर्टिकल 51A या कहीं कहीं पर आपको दिया रहता है कि कौन कौन से आपके आर्टिकल है, कहां से लेकर आर्टिकल है जहां पर सभी को समानता की बात की गई है, सभी को समान अवसर देने की बात कही हुई है। तो आप लिख सकते हो कि आर्टिकल 14 से लेकर
18 तक में इस वाली बात का जिक्र दिया हुआ है। कितने? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक में इस वाली बात का आपका जिक्र दिया हुआ है, जो आपके आर्टिकल ये दिए हुए। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब ये मत सोचना खाली नैतिकता की बात है, अगर आपने भेदभाव भी करा तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको जेंडर वाइज की जगह क्या करना है? ठीक है, आपको जेंडर वाइज की जगह सभी बच्चों को समता का अधिकार देना है, समानता का अधिकार देना है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या देना है? आपको इक्विटी की बात करनी है। किसकी बात करनी है? आपको उनके बीच में करनी है इक्विटी की बात करनी है, यानी कि समता की बात करनी है, कि सभी बच्चों के बीच में आपको समानता की बात करनी है, सभी बच्चों को समान अवसर की बात करनी है, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग उनको जो जो वो संसाधन चाहिए वो आपको प्रोवाइड कराने हैं। और कभी भी बच्चों के बीच में आपको ये जेंडर भेदभाव, जेंडर वाइज आपको नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समता की बात करनी है, ना कि आपको जेंडर वाइज की बात करनी है। ये बात आप लोग समझ गए। आपकी मोरल ड्यूटी भी है एज ए टीचर। यहां से क्वेश्चन भी आपके पुटअप आते हैं कि एज ए टीचर आप लोग क्या काम करोगे, उनके बारे में बात करेंगे। और आपकी वैसे भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इस वाली बात को गई है, नहीं करोगे तो आपके खिलाफ सजा का भी प्रावधान बनता है। ठीक है, आई होप यहां पर आप लोग चीजें समझ गए होंगे। जो जो चीजें मैंने आपको बताई, सेक्स के बारे में बताया, जेंडर के बारे में बताया, डिफरेंस जो आपके हो गए, और जो मोटी मोटी बात है आपको बताई। यहां तक अगर आपको कोई चीज डाउट कुछ नहीं है समझ में आया तो जल्दी से पूछिए, आपके तो कमेंट ही गायब हो गए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है ना सब? नहीं, यूट्यूब पर नहीं हुई आज क्लास। ठीक है, आज मेरा मन नहीं था, और जिस दिन मेरा मन नहीं होता फिर मैं क्लास नहीं लेता यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, लेकिन पेड वालों को तो देनी पड़ती है, आप लोगों ने तो भाई पैसे दिए हुए। ठीक है, तो यूट्यूब पर मेरा मन नहीं था, लेकिन उनका बच्चों का मैं करा दूंगा, उनका भी। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका? चलिए अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखिए, जब ये जेंडर वाइज आता है, ठीक है, यानी ये जो जेंडर वाइज है, जहां पर एक पक्ष के मुकाबले, एक जेंडर के मुकाबले दूसरे को वरीयता दी जाए, तो एक और कंसेप्ट देखने को मिलता है। वो कंसेप्ट रहता है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप का रहता है। कौन सा? जेंडर स्टीरियोटाइप का, यानी आपका लैंगिक रूढ़िवादिता के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। अब वो थोड़ा थक गया था मैं, इस वजह से नहीं ले पाया क्लास, वरना रेगुलर में क्लास लेता ही यूट्यूब वगैरह पर भी। ठीक है, अब देखिए, ये आपका कंसेप्ट सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो सारे पूछे जाते हैं, ये थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होती है? स्टीरियोटाइप का आपको सिंपल मतलब पता है कि स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्रचलन जो पहले से ट्रेडिशनली रूप में चलता चला आ रहा हो, वो आपका क्या होता है? कोई स्टीरियोटाइप रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि भाई हमारे घर में तो सभी लोगों की मूछें होती है, तो हम भी मूछों को रखेंगे कि कोई ये वीरता की, सूरता की मतलब निशानियां होती है। ऐसी बात है, ऐसा स्टीरियोटाइप चलता आ रहा है। ठीक है, तो वहीं पर आपका जुड़ जाता है जेंडर। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी जब किसी स्टीरियोटाइप को किसी जेंडर से जोड़ दिया जाए, कि जैसे जो पिंक कलर है, पिंक कलर को बेसिकली जोड़ा जाता है फीमेल के साथ, कि पिंक कलर का कोई भी कपड़ा रहेगा, टी शर्ट रहेगी या कोई भी एक्स वाई जेड कपड़ा रहेगा, वो सिर्फ लड़कियां पहनती है, लड़के नहीं पहन सकते इसको। क्यों? क्योंकि ऐसा पहले से एक स्टीरियोटाइप चला रहा है कि पिंक कलर का जो भी कपड़ा रहता है वो सिर्फ लड़कियां पहनती है। देखना लड़का कितना बढ़िया लग रहा है, कितना स्मार्ट लग रहा है लड़का। ठीक है, तो ये स्टीरियोटाइप चलता आ रहा है। तो अगर कुछ आपको ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जहां पर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट किसी एक जेंडर को ये दिखा रहा हो कि ये चीज तो लड़के करते हैं, ये चीज को लड़कियां करती है, या ये काम आप लड़कियों की तरह कर रहे हो, या ये काम आप लड़कों की तरह कर रहे हो, तो समझ लो वो एग्जाम्पल आपका जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लो अब ये कहा जाता है कि लड़कियां जो होती है पैंट शर्ट नहीं पहन सकती, लड़के सिर्फ अपनी वही सूट सलवार या साड़ी पहनती हुई अच्छी लगती है, उसी में वो बढ़िया लगती है, उनको ये इस प्रकार से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भाई लड़की की अपनी पसंद है, जो उसको अच्छा लगे वो पहननी चाहिए। हम और आप होते कौन है उसको रोकने से मना करने वाले? लड़की ने पैंट शर्ट पहनी हुई है तो उसको पैंट शर्ट पहनने दो, लड़के ने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है तो उसको पिंक कलर की टी शर्ट पहनने दो, उसकी मनमर्जी, जो उसको मन में आए। तो आपका अगर यहां पर कोई इस बात को कहता है कि नहीं उसको पिंक नहीं पहननी चाहिए, लड़की को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो समझिए वो आपका किसका एग्जाम्पल है? जेंडर स्टीरियोटाइप का आपका एग्जाम्पल है। यहां पर आप लोग समझ गए। दूसरा एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं, ये आपका एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। अगर यहां पर एक लड़का गाड़ी से खेल रहा है और एक लड़की खेल रही है आपकी डॉल से, ठीक है, और यहां पर अगर कोई आकर ये जो लड़का है, ये लड़का आपका डॉल से खेलना शुरू कर जाए और लड़की गाड़ी से या बंदूकों से खेलना शुरू कर जाए, और कोई इसके पेरेंट्स आके या कोई भी टीचर आके खेल जाए कि अरे नहीं बेटा तुम
गुड़िया डोल से क्यों खेल रहे हो, डोल से तो लड़कियां खेलती है। और लड़कियों को कह दे कि तुम गाड़ी से या बंदूक से क्यों खेल रहे हो, इससे तो लड़के खेलते हैं। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा। यार बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लड़के भी रहे होंगे जो गुड़ियों से खेलते होंगे, है भाई लड़कों, बताओ कमेंट बॉक्स में, आप में से थे ना बहुत से जो गुड़ियों से खेलते थे, आज बता दो अपने मन की बात, ठीक है, खुल के बता दो, क्योंकि आपका कमेंट सिर्फ मुझे दिख रहा है, मैं देख लूंगा, ठीक है, और नहीं देखेगा कोई भी। इसमें शर्माने की बात थोड़ी है। देखो अगर आप शर्मा गए, ठीक है, तो समझ लो आप अपने अंदर क्या दिखा रहे हो, आप अपने अंदर इसी कंसेप्ट को दिखा रहे हो कि जेंडर स्टीरियोटाइप से आप लोग ग्रसित हो। खुल के बता दो यार कि हाँ भाई हम खेलते थे, गुड़ियों से खेलते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, खेल लिए तो खेल लिए, लड़के खेल नहीं सकते गुड़ियों से। अगर कोई लड़की यहाँ पर गाड़ी से खेल लिए, बंदूक से खेल लिए, खेलती है तो खेलती है, कौन सी बड़ी बात है, खेल लेंगे, इसमें कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है, या हमारी बदनामी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई लड़का गुड़ियों से खेल दे तो उसके दोस्त यार फैमिली वाले खेलते, अब ये तो गुड़ियों से खेल रहा है, ये तो लड़कियों वाले खिलौने से खेलता है, बेचारों को दबा दबा के इतना परेशान कर देते हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपके जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखाता है, ठीक है। तो खेलते थे ना बहुत सारे लड़के गुड़ियों से, बताओ कौन सा खेलता था, जरा अपना नाम बताना कि कौन कौन गुड़ियों से खेलता था, ठीक है। लड़के साड़ी पहन सकते हैं, भाई आप पहन लेना, और इस जेंडर स्टीरियोटाइप की जो प्रथा है इसको तोड़ के दिखा देना। ठीक है, क्या नाम था, ठीक है। यार परिधान परिधान वो तो देखिए, मतलब साड़ी पहननी है आपको पहन लीजिए, पर ये तो देख लीजिए कि मतलब वो अब इसमें कपड़ों की बात हो रही है, ठीक है। इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है कि साड़ी पहन सकते हैं क्या। अब देखिए साड़ी का जो प्रॉपर जो परिधान रहता है, ठीक है, तो पहनने में तो ऐसी कोई हर्ज नहीं है अगर आपको पहनना है। लेकिन इसकी जो शुरुआत होगी तो विरोध तो बहुत तकड़ा झेलना पड़ेगा। अगर आपको साड़ी पहननी है तो उसके साथ में कुछ श्रृंगार भी करना होता है, ठीक है, नाक में कुछ नथ भी डालनी होती है, साथ में कुछ वैसे भी कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो उसके लिए रेडी रहना, तैयार रहना। तो ट्राई करके देखना जिस भी लड़के ने इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। तो ये आपका जेंडर स्टीरियोटाइप का आप लोग समझ गए, इस प्रकार से एग्जांपल होता है। तो एक बच्चे ने कहा मैं जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ूंगा साड़ी पहनकर, तो जिस दिन वो साड़ी पहन लेगा तो फोटो दिखा देंगे हम लोग कि भाई इसने जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए एक बात आप लोग यहां पर समझिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप बच्चे के अंदर आता है, ठीक, एक मैंने फोटो भी यहां पर आपको दिखाई हुई है, देखिए जेंडर रोल आप लोग यहां पर समझ गए। एक देखिए जेंडर रोल से पहले एक चीज आपको दिखाता हूं। जेंडर वाइज मैंने आपको दिखा दिया कि जहां पर बच्चे के बीच में डिफरेंस पैदा किया जाए, ठीक है, और वही आपका जेंडर वाइज होता है। और एज ए टीचर आपको दोनों बच्चों के बीच में क्या करना है, इक्वल दोनों बच्चों को मानना है। क्यों, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको जेंडर रोल का आइडिया पता लग जाता है। देखिए अब यहां पर बात होती है जेंडर रोल की, किसकी बात आती है यहां पर बात आती है आपके जेंडर रोल की बात आती है। मेरे मन में अभी भी उस बच्चे का कमेंट चल रहा है साड़ी वाला, जो उसने कमेंट पूछा है साड़ी का, तो ठीक है, मेरा ध्यान लग नहीं रहा बिल्कुल अभी आपने कंसेप्ट के ऊपर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बच्चे की बात आती है जेंडर रोल की। आपके सीटेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल नया क्वेश्चन था, उसके ऊपर नजर डालना। और नया नहीं था बेसिकली, ठीक है, कुछ शायद डिटेल में आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आपको लगता होगा। अगर चीज आपको अच्छी तरीके से मतलब पढ़ोगे तो आपको लिए कोई नहीं बड़ी बात नहीं है। देखिए जेंडर अगर रोल की बात करें, जहां पर बच्चा अपने जेंडर के रोल के बारे में पता लग जाता है, जिसको अपनी लिंग की भूमिका के बारे में पता लग जाता है कि भाई मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं और मेरे ये रोल है, ठीक है। जहां पर उसको अपने मेल फीमेल के रोल के बारे में और इनके कामों के बारे में पता लग जाता है, तो समझ लीजिए उसको अपने जेंडर रोल की नॉलेज हो जाती है। ये जेंडर रोल का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। तो जो जेंडर रोल के बारे में पता लगता है ना, इस जेंडर रोल के बारे में बेसिकली बच्चों को पता लग जाता है जब बच्चा आपका अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में होता है। किसमें, जब बच्चा अपना अर्ली चाइल्डहुड की अपनी स्टेज में होता है, ठीक है। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होता है, यानी आप लोग अगर इसको कह सकते हो कि लगभग जब बच्चा आपका 4 साल के आसपास का रहता है, ठीक है, यानी बच्चा लगभग जब आपका 4 साल के आसपास का जब बच्चा रहता है, तब आपका बच्चा जेंडर रोल के बारे में जानना शुरू कर देता है। किसके, जब बच्चा अपना जेंडर रोल के बारे में जानना शुरू कर देता है कि यानी मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं गाड़ियों से खेलता हूं तो क्योंकि मैं मेल हूं, और लड़कियां जो होती है वो गुड़ियों से खेलती है क्योंकि वो फीमेल है, ठीक है। इस चीज के बारे में, अपने जेंडर रोल के बारे में बच्चा जानना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यह बात आप लोग समझ गए। अब देखिए यही से एक बड़ी महत्वपूर्ण आपकी थ्योरी भी देखने को मिली थी। अब पता नहीं सीटेट वालों ने अगर आपकी शिफ्ट को बड़ा टफ करने की सोची
तो आपके एग्जाम में आ सकती है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं। जेंडर रोल से संबंधित एक थ्योरी आपको देखने को मिल सकती है, जेंडर स्कीमा थ्योरी। ठीक है, जेंडर स्कीमा थ्योरी, जेंडर स्कीमा थ्योरी। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो जेंडर जेंडर स्कीमा थ्योरी के अंदर बेसिकली जेंडर को किस प्रकार से बच्चा जानता है। ठीक है, जेंडर स्कीमा थ्योरी के अंदर क्या होता है, बच्चा अपने जेंडर को किस प्रकार जानता है, जेंडर रोल के बारे में किस प्रकार से उसको नॉलेज होती है, ये सब इस थ्योरी के अंदर बताया गया था। अब इसके अंदर पूरा अगर आप लोग जाओगे तो वो चीज आपके एग्जाम में नहीं आती, वरना इसके अंदर आपके बहुत मनोवैज्ञानिक पूछे गए थे। ठीक है, और किस प्रकार से उन्होंने थ्योरी दी थी, कौन कौन से कंसेप्ट दिए हुए थे, आई थिंक उतना सब आपके एग्जाम में नहीं आना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इस थ्योरी के अंदर यही आपको जाना है कि बच्चा अपने जेंडर रोल के बारे में किस प्रकार से जानता है, वो अपना जेंडर स्कीमा थ्योरी के अंदर बताया हुआ है, अपने स्कीमा के अंदर उस चीज को एक्वायर करता रहता है जो उसके जेंडर के बारे में चीजें दी रहती है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। तो ये बताया था आपके जेंडर स्कीमा थ्योरी के अंदर। ठीक, तो ये आप लोग यहां पर समझ गए जेंडर स्कीमा थ्योरी के बारे में। तो यहां पर बच्चा अपने जेंडर रोल के बारे में जानना शुरू कर देता है। अब यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन हुई जेंडर रोल के बारे में या जेंडर के बारे में, कुछ भी अगर आपको दिक्कत हुई तो जल्दी आप लोग मुझसे पूछिए इसके बारे में, फिर मैं आगे पढ़ने वाला हूं, आगे और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। पूछे जल्दी से। ठीक है, इसमें काफी सारे नाम है, जैसे सैंड्रा बेम ने इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे और मनोवैज्ञानिक इसके अंदर जुड़ते गए। बेसिकली आपके एग्जाम में वो इतनी नहीं आनी, डिटेल में हो जाएगा सारा का सारा फिर वरना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जेंडर की जो जो मेन चीजें थी वो मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन कर दी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, इस जेंडर के बाद अब आपका शुरू होता है जो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, ये जो जेंडर के बीच में भेदभाव होता है उसके सोर्स क्या होते हैं, उसके स्रोत क्या होते हैं, उनके ऊपर नजर डालते हैं। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक, नहीं मैसेज पढ़ लेता हूं जो जो आते हैं सामने स्क्रीन पर। अब उसके ऊपर नजर डालिए, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो जेंडर भेदभाव होता है उसकी वजह क्या है, जरा उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। देखिए जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसका पहला रीजन हो जाता है परिवार और माता पिता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने का पहला रीजन हो जाता है परिवार। और परिवार के अंदर पहला सबसे ज्यादा रीजन हो जाता है उसके पेरेंट्स। देखिए जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, मैंने आपको शायद नहीं बताया होगी क्योंकि इतनी चीज नहीं आती है डिटेल में सीटेट में। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बेसिकली जब उसका डेवलपमेंट होता है वो 3 स्टेज के थ्रू होता है, डिंबावस्था, उसके अलावा भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। तो बच्चे को जब ये पता लग जाता है पेरेंट्स को, ठीक है, जब उसके अंग बनने शुरू हो जाते हैं, जननांग बनने शुरू हो जाते हैं, तो क्या काम कराते हैं, गर्भ को चेक करा लेते हैं कि वहां पर लड़का है या लड़की है। ठीक है, और ये ज्यादातर लड़कियों के केस में देखने को मिलता है। जब पेरेंट्स को ये पता लग जाता है ना, या फैमिली को पता लग जाता है कि गर्भ के अंदर जब कौन है, लड़की है, क्या है, जब गर्भ के अंदर कौन है, लड़की है, तो गर्भ के अंदर ही क्या काम करा देते हैं, लड़की को मरवा देते हैं, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं। क्या काम करवा देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या यहां पर करवा देते हैं। ठीक है, क्या करवा देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक सोर्स ये पहला देखने को मिल जाता है, जहां पर शुरुआत हो जाती है जब वो भ्रूण जो होता है, लड़की जो रहती है वो भ्रूण होता है, उसको पेट में ही मरवा देते हैं, जो बहुत सारे पेरेंट्स देखने को मिलते हैं। कुछ पेरेंट्स जब लड़की पैदा हो जाती है उसके बाद मार देते हैं, उस बेचारे को मार देते हैं। ठीक है, अब यहां पर कोई लड़का भी होगा, कोई भी XYZ होगा, अगर वो कहते हैं कि आज की वीडियो के अंदर काफी चीजें मैं लड़कियों के सपोर्ट में बोलूंगा, अगर कोई ये कहता है कि सर आप उनके सपोर्ट में ज्यादा बोल रहे हो, तो भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादातर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जो लिंग भेदभाव होता है, वो लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। होता दोनों जेंडर के साथ है, बट लड़कियों के साथ ज्यादा होता है ये। ठीक है, तो पहली जो शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की, जो शुरुआत होती है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जो पहली शुरुआत होती है वो फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से होती है। अपनी जो लड़की होती है कन्या भ्रूण हत्या जो करवाते हैं, पेट में ही इनकी करवा देते हैं। यहां पर लड़कों की भी करवाते हैं, नो डाउट, उसमें भी नहीं है। मान लीजिए कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को पैदा नहीं करना चाहते, उसमें लड़का भी होता है, नो डाउट, लड़का भी होता है। ठीक है, कि नहीं हम अभी प्लानिंग नहीं कर रहे, हम अभी बच्चा नहीं चाहते हैं, तो लड़के को भी मरवा देते हैं। बट मैंने कहा अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों जेंडर में,
तो सबसे ज्यादा केस जो देखने को मिलते हैं वो लड़की के साथ केस देखने को मिलता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पहला ही आपका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। दूसरा देखने को मिलता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो सरकारी नीतियां होती है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी मतलब कठिन नीति नहीं है, कोई ऐसी कठोर नीति नहीं है जो इस प्रकार के जो लोग गर्भ में हत्या करवा देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं, इस प्रकार से कोई ऐसा कोर्ट में मतलब कोई ट्रैक कोर्ट चलवा कर उनके खिलाफ सीधे फांसी का ऑर्डर निकलवा दे कि अगर कोई ऐसा करता है, कोई गर्भ के अंदर बच्चों को मारता है, उसके बाद पैदा होने के बाद उसको मारता है, सीधा फांसी पर टांग दे, तो देखना इसके अंदर कमी जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि ऐसे राक्षस लोग मानेंगे तो है नहीं, लेकिन कमी जरूर डेफिनेटली देखने को मिलेगी। बट गवर्नमेंट नहीं बनाती है ऐसी पॉलिसी, बनाती है तो फिर वो पता नहीं इंप्लीमेंट होने में कितना उसके ऊपर टाइम लगता है। ठीक, ये इसकी वजह से भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि सरकार की ढीली ढाली रणनीति होती है, कोई कठोर रणनीति नहीं होती। जिस दिन कठोर रणनीति आ गई उस दिन कोई मानने से पहले 10 बार सोचेगा कि तेरा भी नंबर फिर जल्दी आने वाला है। थर्ड आ जाता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, शैक्षणिक अवसर। देखिए शैक्षणिक अवसर, जैसे किसी को पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही है, दोनों का अवसर मिलते हैं, मेल को भी फीमेल को भी। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं, लड़कियों को वो उतने अवसर नहीं मिल पाते जितने लड़कों को ज्यादा अवसर मिलते हैं। और हमारे खासकर इंडिया के अंदर क्या एक वो रहती है, सोच रहती है, एक स्टीरियोटाइप बना रहता है, अरे ये तो शादी ब्याह करके अपने घर चली जाएगी, ठीक है, इनका क्या है, लड़का तो अपने घर रहेगा। ऐसा सभी फैमिली की नहीं है। मैं फिर एक बात को यहां पर क्लियर कर दूं, ऐसा मैं सभी फैमिली के बारे में नहीं बोल रहा, बट मोस्टली फैमिली के बारे में यही धारणा बनी हुई है। तो जो शिक्षा के अंदर अवसर मिलनी चाहिए वो यहां पर सभी को मिलनी चाहिए। आज यूपीएससी का रिजल्ट आया, जो टॉप 4 आई है ना, उन टॉप 4 के अंदर लड़कियां देखने को मिली। जो बाकी के और बोर्ड के एग्जाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, उनके अंदर टॉप के अंदर लड़कियां देखने को मिलती है। बस उनको अवसर देने की बारी है, ठीक है। उसके बाद वो आपको देख लेना, आपके सामने रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों जेंडर देख लेना, मैं दोनों जेंडर की बात कर रहा हूं, बट अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो मैं लड़कियों के साथ जाऊंगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं पोषण की, स्वास्थ्य की और आराम की बात करते हैं। देखिए ना तो इतना बढ़िया पोषण मिल पाता, अगर आप लोग अगर शहर में रहते हो तो आपको ये सब चीजें नहीं लग रही होगी। गांव देहात में जाकर देखिए, वहां पर आपको पता लगेगा लड़कियां और लड़कों दोनों, उनको ना तो बढ़िया पोषण मिल पा रहा है, ना ही स्वास्थ्य मिल पा रहा है, ना ही स्वास्थ्य सेवाएं वहां तक उतनी अच्छी प्रकार से पहुंच पा रही है ताकि उनका एक प्रकार का बढ़िया उनका विकास हो पाए, नहीं पहुंच पा रही है। और आराम के मुकाबले में अगर मैं बात करूं, लड़के और लड़कियां दोनों को ही नहीं आराम मिल पाता, बेचारों से उतना काम कराया जाता है जितने वयस्क आदमियों से काम लिया जाता है। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक यहां पर एक और एग्जाम्पल बनता है। जैसे ही लड़की थोड़ी बड़ी होती है उसको तुरंत घर के काम में लगाकर और बाहर के काम में लगाकर उससे फिर ज्यादा काम यहां पर ले लिया जाता है। उसके अलावा विधि और नियम, ये आपके सरकारी नीतियों के अंदर नियम कानून हो जाएंगे, जो मैंने आपको बता दिया। शिक्षा, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यचर्या और अध्यापक, यहां पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। शिक्षा के अंदर देखने को मिलेगा, वो उतने मौके नहीं मिल पाते लड़कियों को जितने मौके बाकी मेल को अंदर मिलते हैं। इनफैक्ट पाठ्य पुस्तक के अंदर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, हालांकि अब कम हो रहा है आपका, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जो टेक्स्ट बुक होती है ना, यानी जो पाठ्य पुस्तक होती है, पाठ्य पुस्तक आपकी जेंडर बाइस से मुक्त होनी चाहिए। किससे मुक्त होनी चाहिए? जेंडर बाइस से मुक्त होनी चाहिए जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है, ठीक है। जेंडर बाइस से मुक्त होनी चाहिए जो पाठ्य पुस्तक होती है। आजकल यही काम हो रहा है। देखो अब जब एनसीईआरटी की किताबें आ रही है तो एनसीईआरटी की किताबों के अंदर आप लोग किसके बारे में पढ़ते हो? कन्नम मल्लेश्वरी जी के बारे में पढ़ते हो, सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ते हो, वहीदा प्रिज्म जी के बारे में पढ़ते हो। इन लेजेंडरी के जो लोग हैं इनके बारे में आप लोग क्यों पढ़ते हो? ताकि जो स्कूल के अंदर बच्ची आ रही है वो बच्चे इन जो आपकी लेजेंडरी है इनके बारे में पढ़ सके और देख सके कि इन महिलाओं ने कितना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। जब ये कर सकती है तो हम भी कर सकती है, ठीक है। तो इनके लिए एक प्रेरणा स्रोत ही बन सकती है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में, किताबों में इनकी स्टोरीज को डाला गया है, ठीक है। हालांकि और भी वहां पर स्टोरीज है, मतलब तो इसलिए ही डालने का मकसद है आपकी एनसीईआरटी की किताबों में, ताकि जो जेंडर बाइस, जेंडर स्टीरियोटाइप चला आ रहा है उसको खत्म किया जा सके, ठीक है। इसलिए आपके एनसीईआरटी किताबों में इनको डाला गया। पाठ्यचर्या हो गया और अध्यापक हो गया। अध्यापक भी आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है। वो क्या क्या काम करता है? किसी भी जगह पर अगर कोई मान लीजिए कोई सिंगिंग से संबंधित कुछ काम हो रहा है तो लड़कों को लेकर नहीं जाएगा, लड़कियों को आगे करेगा। अगर कुछ टफ काम हो रहा है, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का काम हो रहा है तो लड़कियों को लेकर नहीं जाएगा,
ठीक है, लड़कों को लेकर जाएगा। तो इस प्रकार से टीचर खुद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है, जो कि एक टीचर को नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सभी आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के सोर्स है। और देखते हैं, जमीन संसाधन पर नियंत्रण या और भी जो संसाधन होते हैं उन पर नियंत्रण की बात करें। देखिए अगर इसका जैसे मैं खुद एग्जांपल दूं आपको, जैसे हमारे जैसे यूपी की बात करें, तो यूपी के अंदर हमारी खुद की जैसे जमीन है, क्योंकि भाई हम लोग खुद जमीन से जुड़े हुए हैं और हमारी ठीक ठाक जमीन है। तो हमारी जैसे दादी है, तो हमारी दादी बेसिकली फरीदाबाद की रहने वाली है, मतलब हरियाणा के अंदर वो पड़ जाता है। तो उनके पास भी काफी जमीनें थी, ठीक है, मतलब है अभी भी थी क्या। तो उन हरियाणा के अंदर बेसिकली क्या है, जो जमीन रहती है उसके अंदर एक अपना जमीन को लड़की के नाम भी किया जाता है, वरना और बहुत कम जगह पर जमीन को लड़की के नाम नहीं किया जाता। जबकि जमीनों को भी बराबरी का हिस्सा दिया जाना चाहिए, लड़कों और लड़कियों के बीच में बराबर बांटा जाना चाहिए, बल्कि जबकि ऐसा नहीं हुआ जाता। तो ये भी किसका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल बनता है, नहीं बनता है? बनता है आपका। अभी जैसे हमारी दादी एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद जितनी उनकी जमीन का हिस्सा था, तो जैसे हमारे हमारे घर पर कॉल किया गया कि भाई आप अपने हिस्सा ले लीजिए। खैर हमने तो लिया नहीं कि भाई चलो कोई बात नहीं, उनको दे दो जो भी अपना बनता है। तो हरियाणा के अंदर जैसा केस है, अब उसको देखो हरियाणा के अंदर ये केस क्यों, क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या होती है, जो मारा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से पॉलिसी लाई गई कि भाई उनके नाम, लड़कियों के नाम ये कर दीजिए, इस तरीके से लाएगी। तो जो संसाधन होते हैं, जैसे जमीन हो गई या XYZ घर हो गया, जो संसाधन होते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी लड़कियों को भी बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। और वहां पर समाज के कुछ लोग आ जाते हैं कि नहीं हम तो इनके लिए शादी कर देते हैं, शादी में बहुत पैसा लगाते हैं। भाई जिम्मेदारी हो आपकी जो पैसा लगाते हो, ठीक है। तो संसाधनों पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक। उसके अलावा घर में कार्य विभाजन, जो घर के अंदर जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना, वहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अगर घर से बाहर कुछ चीज लेकर आनी है तो लड़कों को भेजते हैं, अगर घर के अंदर कुछ मतलब बर्तन मंजवाने हैं, झाड़ू लगवानी है, तो आप लड़कियों को काम करवाएंगे। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। नहीं, उल्टा करवा दो, अगर बाहर से कुछ काम करवा के लाना है लड़की को भेज दो, नहीं आज तू करके लाएगी। अगर घर के अंदर कुछ काम है, चलो ये आज तू बर्तन धोएगा, आज तू झाड़ू लगाएगा, करवा दो, उल्टा वाला काम करवा दो। जैसे हम अपने घर की बात करें तो हमारे मतलब घर के अंदर या जैसे फैमिली वगैरह है, तो थोड़ा एक वो वाला मामला रहता है, चौधरी वाला मामला रहता है। अजी हाँ हम काम करेंगे, ये रसोई में हमारे बस की ये वाला काम थोड़ी है। तो थोड़ी ये वाली मेंटेलिटी रहती है कि मतलब हम थोड़ी कैसे कर सकते हैं वाला काम। बट अब चेंज होती जा रही है साथ के साथ। अब ये वाली मेंटेलिटी आ रही है कि यार महिलाएं घर का काम कर रही है तो हमें करने में कोई मतलब ऐतराज नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो घर के अंदर जो काम रहते हैं ना, उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप भी एज ए पेरेंट्स आपको इसके अंदर क्या काम करना चाहिए, इस जेंडर बाइस को, स्टीरियोटाइप को खत्म करना चाहिए। ठीक है, आपस में शेयरिंग करके करवाना चाहिए बच्चों से, जो काम करवाना चाहिए, ताकि उन्हें ऐसा फील ना हो सके कि जो घर का रसोई का काम है वो सिर्फ लड़कियां ही करेंगी, या जो बाहर जाके काम करके आएगा वो लड़का इस काम को करेगा। ठीक है, नियुक्तियों में, प्रमोशन में या फिर प्लेसमेंट में, रोजगार में जेंडर आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रमोशन हो रहा है, प्लेसमेंट हो रही है, कुछ भी XYZ हो रहा है, नहीं यार वहां पर फीमेल का क्या काम, वो तो ऐसी जगह है यार, ये थोड़ी कर पाएंगे, वहां पर मेल को भेजो, कोई तेज तरार वहां पर मेल को भेजो। ठीक है, ऐसी एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप का आपका एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। यहां तक अगर भाई आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप लोग पूछिए, उसके बाद फिर मैं आगे यहां पर बढ़ने वाला हूं। ठीक है, पूछिए भाई आपका। बीपीएससी का बैच कब तक आएगा? बीपीएससी का बैच आपका कब से चल रहा है, अभी तक बीपीएससी पे लटके हुए हो। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। सर आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दीजिए, सलमान अली। हाँ भाई कर दूंगा, कौन सा वाला करूँ वो भी बता दो, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आई हो तो बताइए, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो बताइए, ठीक है। ठीक है, लड़के क्या है, लड़के घाघरा नहीं पहनते? आप पहनाओ, पहले अपने भाई को पहनाओ घाघरा, अपने भाई से शुरुआत करो, ठीक है। कह रहे लड़के घाघरा नहीं पहनते, अपने भाई को घाघरा पहनाओ, फिर उसके एक वीडियो पहनाओ, वैसे शुरुआत करो सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन पूछो। ठीक है। ठीक है, चलो अब मैं आगे, देखिए अब बात कर लेते हैं
कुछ इंडिकेटर की बात कर लेते हैं जो जेंडर को दिखाते हैं कि हमारे देश के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर किस प्रकार का जेंडर है, अच्छा है बुरा है, इस प्रकार के इंडिकेटर इसको दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। जेंडर कितने होते हैं? अरे भाई कैसा सवाल पूछ रहे हो। एक जेंडर तो आपको पता ही चल रहा है, जो आपको सामने दिख रहा है, मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, एक ट्रांसजेंडर जिसको सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिल गई है। इनके अलावा कोई और है? आपको कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो। ठीक है, भाई वो सैंड्रा बैम ने जेंडर स्कीमा थ्योरी दी थी। ठीक है, तो सैंड्रा बैम ने अपने सहयोगी के साथ जेंडर स्कीमा थ्योरी दी थी कि बच्चा कैसे जेंडर रोल को आइडेंटिफाई करता है, यानी अपनी जेंडर भूमिकाओं को पहचान लेता है कि मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं। आपने देखा होगा, अगर लड़की अगर कोई बंदूक चला रही है ना, तो लड़का जाके कहता है कि नहीं तुम बंदूक नहीं चला सकती, तुम गुड़ियों के साथ खेलो, बंदूक तो मैं चलाऊंगा, बंदूक लड़के चलाते हैं। तो इस प्रकार से वो जेंडर रोल के बारे में समझ जाता है, जो लगभग 4 साल का जो बच्चा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जेंडर स्कीमा थ्योरी थी। मैंने कहा अगर ये एक्सट्रीम लेवल आपके एग्जाम में पूछ लिया और सीटेट का लेवल छोटू छोटू सा लेवल आपका होता है, तब आपके एग्जाम में थ्योरी बन सकती है, वरना इतनी नहीं पूछी जा सकती। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं भाई, आपके इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। पहला है सेक्स रेशियो। देखिए हमारे देश के अंदर सेक्स रेशियो, सेंसस की बात करें तो अभी 10 साल से ज्यादा हो गया है, अभी तक सेक्स रेशियो देखने को नहीं मिली। सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग 1000 लोगों पर 940 फीमेल है। ठीक है, 1000 लोगों पर, तो यानी कि सेक्स रेशियो बहुत कम है। अब पता नहीं जितने लोग बच गए हैं तो उनकी शादी कौन उनसे करेगा या नहीं होगी, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। तो यानी आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि महिलाओं की स्थिति कितनी कम बनी हुई है। तो ये आपके किसको दिखाता है? ये जेंडर की एक भयान भयान में कह रहा हूं, एक खतरनाक स्थिति को दिखाता है। ठीक है, यानी भयावह स्थिति को यहां पर दिखाता है। ठीक है, दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में देख लीजिए हमारी देश की कंडीशन कितनी खराब है। ठीक है, लेकिन 10 साल पहले जो सेंसस के आंकड़े आए थे और अभी के सेंसस के जो आंकड़े आए, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होती जा रही है और काफी हद तक ये इंप्रूव हो गई है। ठीक है, तो जैसे जैसे एजुकेशन सुधरती जाएगी उसी प्रकार से जेंडर का जो आपका रेशियो है, मेल फीमेल दोनों का, वो बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा हेल्थ, जिस प्रकार से हेल्थ आपकी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, जेंडर का आपका रेशियो दोनों का ही बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। आपका वर्क फोर्स, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स, जो काम है आपका, चाहे आपका घर का हो चाहे बाहर का हो, उसमें जो पार्टिसिपेशन आपके दोनों ही आपके में उसका रहेगा, जेंडर का रहेगा। बल्कि तीसरे को भी आप लोग ऐड कर लीजिए, आपका तीसरा जेंडर आज आपका जज तक बनने हैं, फोर्स के अंदर जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े आपके काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये भी आपका क्या काम करेगा? जेंडर का इंडिकेटर होता है कि ये आपका अच्छे इंडिकेटर के अंदर आपका ऐड होगा। अत्याचार और नृशंसता, देखिए अगर मैं जेंडर की बात करूं, जैसे फीमेल की अगर मैं बात करूं, अगर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जैसे घर के अंदर क्लेश हो रहा है या शादी के बाद उनके ऊपर कुछ प्रेशर बन रहा है, उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर बन रहा है, अत्याचार बन रहा है, तो उनके ऊपर क्या होगा? ये जेंडर का इंडिकेटर गुड होगा बैड होगा? बैड इंडिकेटर होगा वो आपका। ठीक है, तो इसके अलावा एक यहां पर इंडिकेटर लड़कों के लिए भी होता है, मेल की तरफ से भी होता है। कुछ लड़कियां ऐसी हो जाती है जो अपने लॉ का, कानून का गलत मिसयूज करती है, वो उल्टा घर वालों को फंसा देती है। तो दूसरा जो पक्ष होता है, लड़कों का जो पक्ष होता है, वो उनके लिए गलत इंडिकेटर हो जाता है। तो यहां पर जो अत्याचार है ना, वो दोनों के लिए ही बात हो रही है, दोनों ही जेंडर के लिए यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ इंडिकेटर बेसिकली यहां पर दिए हुए हैं। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, दोनों ही जेंडर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए अपनी क्लासरूम में, अपनी स्कूल के अंदर बच्चों को, उनके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए पहली बात है क्लास के भीतर और बाहर। ठीक है, क्लास के भीतर और बाहर लड़कों और लड़कियों से समान अधिकार प्राप्त विद्यार्थियों के रूप में अध्यापक को उनसे व्यवहार करना चाहिए। एक फोटो में आपके लिए लाया था, उस फोटो को आपको दिखा देता हूं, आई होप आप लोग इस फोटो के माध्यम से चीजों को समझ जाएंगे। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा इक्विलिटी, और एक वर्ड सुना हुआ होगा इक्विटी। इक्विलिटी और इक्विटी यानी कि समानता और समता, ये बात आप लोगों ने सुनी होगी। अब देखिए इन दोनों को मैंने एक दिन यूट्यूब पर भी बताया था और दोबारा आपको समझा देता हूं। देखिए समानता का मतलब होता है जब आप लोग क्या काम करते हो, समान अधिकार देते हो। ठीक है, जब आप लोग क्या देते हो, समान अधिकार देते हो, और उसको क्या देते हो, समान संसाधन देते हो बच्चों को। ठीक है, समान संसाधन देते हो
ठीक है, और समान मात्रा में उसको देते हो तो ये हो जाता है आपका समानता का अधिकार हो जाएगा आपका। ध्यान से सुनना, इस फोटो से आपको सारी चीज कवर हो जाएगी। अब यहां पर बच्चों का कोई गोल है, एजुकेशन का गोल है या उनका कोई अदर कोई गोल है, इस गोल को वो अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, ये फोटो के माध्यम से देख लीजिए, इनको कोई यहां पर मैच देखना है। उनकी कोई हाइट अलग अलग यहां पर हाइट है। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों ने क्या दे दिया, उनको समान अधिकार दे दिए या उनको समान संसाधन दे दिए। ये देखिए, उनको अधिकार समान दे दिया, समान संसाधन आपने दे दिए। क्या यहां पर उनका गोल अचीव हो गया? जी नहीं। उनका उनका जो जो भी गोल था उस गोल को प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसने तो कर लिया, इसने जैसे तैसे कर लिया, क्या इस बच्चे का प्राप्त हो गया? जी नहीं, इस बच्चे का यहां पर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं जाऊं समता की ओर, अगर मैं जाऊं इक्विटी की ओर, किसकी? अगर मैं जाऊं यहां पर इक्विटी की ओर जाऊं, तो इक्विटी में क्या होता है, बच्चे की जो एबिलिटी होती है, बच्चे की जो योग्यता होती है, उस योग्यता के अकॉर्डिंग हम उसको संसाधन देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग हम उसको क्या देते हैं, संसाधन देते हैं। अब देखिए, जिस बच्चे की जो योग्यता थी, एबिलिटी थी, जो उसका स्तर था, उसके अकॉर्डिंग वैसा हमने उसको संसाधन दे दिया। अब इसकी जो योग्यता थी, इसके अकॉर्डिंग हमें लगा इसको संसाधन की जरूरत नहीं है, नहीं दिया। और यहां पर लगा इसको ज्यादा संसाधन की जरूरत है, इसको ज्यादा दे दिया, और सभी ने अपने गोल को अचीव कर लिया। तो यहां पर समानता का अधिकार ज्यादा बढ़िया है, समता का अधिकार ज्यादा बढ़िया है? समता का बढ़िया है ना। इक्विलिटी के मुकाबले इक्विटी ज्यादा आपका बढ़िया हो गया ना। तो इसलिए हमको बच्चों को इक्विटी के माध्यम से चीजें देनी चाहिए, इक्विटी का प्रोसेस आपका ज्यादा अपनाना चाहिए। इस फोटो के माध्यम से सबसे बेस्ट तरीके से बच्चों को मैं समझाता हूं, ये मुझे सब फोटो सबसे बढ़िया लगती है। ठीक है, ऑथेंटिक फोटो है जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। ठीक, तो आप, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो यहां पर क्या काम करने चाहिए, बच्चों को समता के माध्यम से चीजें देनी चाहिए, जो भी आप लोग करो, ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आगे शिक्षक को स्वयं और बच्चों के व्यवहार को लगातार अवलोकन करना चाहिए, यानी कि उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि जेंडर भेदभाव, जेंडर पक्षपातपूर्ण व्यवहार से बच सके। अपने व्यवहार को भी ऑब्जर्व करे और बच्चों के व्यवहार को भी ऑब्जर्व करे, ताकि गलती से कोई ऐसी चीज ना निकल पड़े जो बच्चों को ऐसा फील हो जाए कि जिसमें जेंडर वाइज देखने को मिल जाए। और बच्चे के व्यवहार को भी करे, ताकि बच्चा किसी लड़की को ये ना कह रहा हो कि नहीं तुम ये गुड़ियों से लड़का गुड़ियों से खेल रहा हो, कि भाई तुम गुड़ियों से क्यों खेल रहे हो। ठीक है, इस प्रकार के स्टेटमेंट अगर कोई बच्चा कर रहा हो, टीचर उसको नजरअंदाज कर रहा है, ये एक टीचर को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए व्यवहार को। अध्यापक को लिंगवादी भाषाओं का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ठीक है, लिंगवादी भाषाओं का बच्चा कैसे, देखिए आप लोगों ने अगर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर देखा होगा, वहां पर जो मोस्टली टीचर्स होते हैं ना, वो पता है कैसी भाषा का यूज करते हैं, ए लड़के, ए लड़की इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज करते हैं। हम लोगों ने भी बहुत से टीचर्स को रोका था, अरे मैंने कहा सर ऐसे मत बोला करो, अरे ये क्या ऐसी ऐसी बोली जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रकार की कॉमन लैंग्वेज ये बनी हुई है, ए लड़के, ए लड़की। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज को बोलने से बचना चाहिए टीचर को। ठीक है, क्योंकि ये किसको दिखाती है, जेंडर वाइज को दिखाती है। ठीक है, या जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखाती है। जेंडर वाइज और जेंडर स्टीरियोटाइप में एक बार बहुत थिनर लाइन जितना गैप होता है, बहुत थिनर लाइन जितना डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच। ठीक है, अगला है, अध्यापक को कार्य विभाजन में जेंडर भेदभाव ना करना चाहिए। कार्य विभाजन, ठीक है, यानी जो उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे जो घर के अंदर काम बटे होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि घर के अंदर रसोई के अंदर लड़कियां और बाहर के अंदर लड़के काम करेंगे। उसी प्रकार से स्कूल के अंदर काम बट रहा है। मान लीजिए टीचर ने कोई काम लगा दिया कि जैसे जहां पर कोई चैलेंजिंग काम है, ठीक है, जिसके अंदर मेहनत लग रही है, तो टीचर ने क्या काम करा, नहीं लड़कियों तुम यहां मत करो, ये तो ऐसा काम है तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं, लड़कियों को भी कराओ भाई, लड़कियों से मेहनत कराओ। और जहां पर कोई अपना सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है, जहां पर कुछ रंगोली का कंपटीशन चल रहा है, इस तरीके की क्राफ्ट वगैरह का चल रहा है, तो वहां पर लड़कियों के साथ साथ में लड़कों को भी लगाओ। तो कार्य विभाजन में जेंडर भेदभाव नहीं करने चाहिए टीचर को, दोनों को समान मौके उनको देने चाहिए, ये एक टीचर की जिम्मेदारी यहां पर देखने को मिलती है। अगला है, अध्यापक को चाहिए कि वे लड़के और लड़कियों से समान अपेक्षा करे। ठीक है, समान अपेक्षा कैसे, लड़कों से कठिन अधिक संकेत एक्शन ना करे और लड़कियों से आसान और कोमल कार्य करने की आशा ना करे। दोनों से मिक्सअप चीजें यहां पर उसको करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपकी इसके बारे में हो गई। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में। अब क्वेश्चन आंसर के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा पानी और पी लेता हूं, इसके बाद क्वेश्चन आंसर के ऊपर नजर डालते हैं हम लोग। ठीक, अब यहां तक कोई समझ आपको नहीं आया तो जल्दी से आप लोग पूछे क्या आपको नहीं आया, फिर मैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर बढ़ रहा हूं आपका। सर मेरा रिप्लाई क्यों नहीं करते, क्या रिप्लाई है निधि आपका?
मेरे हस्बैंड मेरा बिल्कुल साथ नहीं देते। शिवानी सिंह। आप बात करो आप एक बार उनसे। चलो लगाओ, पहले का आंसर लगाओ तब तक सही। क्लास होने वाली है, बस ये क्वेश्चन है बस आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद आपकी क्लास खत्म है। सीडीपी रोज, अरे रोज की जरूरत नहीं है, वैसी हो जाएगी आपकी। सर आपकी शादी हो गई? नहीं भाई, रोज यही क्वेश्चन में लगे रहते हो, सवाल पे सवाल। सर हमारा सिलेबस कंप्लीट। अरे भाई तो तुम्हारा सिलेबस, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी सिलेबस एग्जाम से पहले। गधो, सिलेबस तो दूर की बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी मतलब क्वेश्चन भर भर के। देखो क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। चलो आ जाओ। पहला दिया हुआ है आपको, एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादी तो वादों से किस प्रकार निपटना चाहिए। ठीक है, यानी जो आपके जेंडर स्टीरियोटाइप चलते आ रहे हैं, मैंने बताया ना कि जेंडर स्टीरियोटाइप जो प्रथाएं जेंडर से संबंधित पहले से चलती आ रही है, एज ए टीचर आप लोग उनसे कैसे निपटोगे वो आपको बताना है। पहला, विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। भाई बढ़ावा तो देना नहीं चाहिए, इनको तो खत्म करना चाहिए जेंडर स्टीरियोटाइप को, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादी को चुनौती दे सके, यानी चैलेंज दे सके। ऐसे रियल एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। ठीक है, रियल एग्जाम्पल कैसे सेट करनी चाहिए कि देखो यार वो अभी उसकी शादी हुई थी और शादी होने के बाद वो जो आदमी है वो अपना घर के काम कर रहा है और साथ के साथ जॉब भी करता है, और जो उसकी वाइफ है वो बाहर के काम करती है और आके घर के भी काम करती है। तो देखो कितने हंसी खुशी अपनी फैमिली में जी रहे हैं और आपस में एक दूसरे का काम करके सहयोग भी कर रहे हैं। ऐसे रियल एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए उनके सामने। ठीक है, ताकि जो जेंडर टाइप चल रहा है ना, इसको क्या किया जा सके, इसको खत्म किया जा सके। जैसे मैं कि वो पढ़ रहा था, रितेश देशमुख और उनकी वाइफ थी जिनेलिया, तो वो बता रहे थे, रितेश देशमुख कह रहे थे कि मैं हर सैटरडे को और संडे को पिंक कलर का वो पहनता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, ताकि मेरे बच्चे ये ना सोच सके कि पिंक कलर बेसिकली जो होता है वो फीमेल का कपड़ा होता है। तो पिंक कलर के कपड़े पहनता हूँ, मैं बर्तन भी धोता हूँ, इस तरीके की एक्टिविटीज करता हूँ। तो वो क्या काम करते हैं, वास्तविक जीवन से जोड़कर ऐसे एग्जाम्पल अपने बच्चों के सामने सेट करते हैं ताकि जेंडर स्टीरियोटाइप को खत्म किया जा सके। तो आंसर आपका बिल्कुल सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने का अवसर दे रहा है, वह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है। सिर्फ लड़कों को प्रश्न पूछने का अवसर दे रहा है, लड़कियों को नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, जेंडर एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट की तो बात गलत है, अगर लड़कों को भी, लड़कों के साथ लड़कियों को भी देता तो आपका जेंडर एम्पावरमेंट देखने को मिलता। जेंडर इक्वलिटी, इक्वलिटी की बात नहीं है आपकी। ठीक है, जेंडर 22 की आपकी बात है। ठीक है, जेंडर 22 की यहां पर बात है, क्योंकि यहां पर बात है एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने की बात दे रहा है। अगर यहां पर बात हो जाती ना, देखो कि लड़कों को अपने भ्रम में प्रश्न पूछने का अवसर दे रहा है, तो इक्वलिटी की तरफ बढ़ सकते थे, लेकिन केवल लड़कों को दे रहा है, लड़कियों को नहीं दे रहा है, तो आपके जेंडर 22 की बात हो जाएगी। आंसर नंबर थर्ड यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट के ऊपर बताओ। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, इसका तो जल्दी से आंसर। कि 5 साल की वैशाली ने अपनी मां से कहा, मां मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते उसकी मां ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। तो मां का जवाब क्या दिखाता है, बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। उसने कहा मुझे फुटबॉल चाहिए, उसकी मां ने मना कर दिया लड़कियों को कि नहीं, इससे तो लड़के खेलते हैं। तो किसका एग्जाम्पल है, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी यहां पर जो जेंडर का रोल है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिगिड है, कठोर है, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, कि भाई आप लड़की हो, लड़की होकर सिर्फ आप गुड़िया खेलोगी, फुटबॉल से नहीं खेलोगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। क्या जेंडर इक्विटी की बात हो रही है, इक्विटी की बात नहीं हो रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो रही है। किसकी,
सॉरी, जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो रही है कि जो उनकी माँ पहले से चीज प्रचलन में चलती आ रही है, वही बात इन्होंने कह दी कि बेटा आप लड़की हो, और लड़की तो गुड़ियों से खेलती है, और फुटबॉल से तो लड़के खेलते हैं, यानी जो अमित है वो फुटबॉल से खेलेगा। तो आंसर नंबर थर्ड यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग किसको दे रहे हो? ठीक है, तीसरा आप लोगों ने दिया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। आर्टिकल से लिया हुआ आपका क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद समता के अधिकार का गठन करता है, यानी सभी को समान अधिकार देने की बात करता है। ये तो आई थिंक मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया था ना। ठीक है, अनुच्छेद 10 से 14, 12 से 16, 18 से 22, 14 से 18 आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं आपके अगले अगले के ऊपर नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से लिंग भेदभाव के स्रोत है, यानी आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के सोर्स है यहां पर, वो आपको बताना है। किसकी वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में नजर डालिए, बताओ जल्दी से आंसर। पोषण, स्वास्थ्य और फुर्सत। जी हाँ, पोषण, स्वास्थ्य और फुर्सत आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के सोर्स है। फुर्सत की जगह हमने पढ़ा था आराम पढ़ा था, तो वो एक ही बात है आपकी। शिक्षा, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम और शिक्षक, ये भी बाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के सोर्स हमने पढ़ लिया आपको। ठीक है, उसके अलावा परिवार और माता पिता, ये शुरुआत में पढ़ लिया, जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे हो जाती है। ठीक है, अच्छा लालन पोषण नहीं मिल पाता बच्चों को, तो सारे सोर्स है भैया आपके। ठीक है, तो आंसर देख लो भाई, पहला दूसरा तीसरा कहा है, पहला दूसरा तीसरा, अरे भाई है भी या नहीं है? हाँ, ये रहा पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा आंसर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई आपका जेंडर का टॉपिक था वो पूरा खत्म हो गया। जेंडर क्या होता है, क्या इसके सोर्स होते हैं, क्या आपका जेंडर स्टीरियोटाइप वगैरह होता है, वो पूरा मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आपके जेंडर की समाप्ति हो गई। और आज प्यास भी मुझे कुछ ज्यादा ही लग रही है खाना खाने के बाद, तो अगर कुछ आपका सवाल बचता है तो पूछ लीजिए। आई होप आपको चैप्टर के अंदर पूरा मजा आया होगा। कोई सवाल है तो जल्दी से क्वेश्चन आप पूछिए फिर। हम्म। ठीक है। ठीक, क्लास में अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो जल्दी पूछिए क्वेश्चन अपना। ठीक है, और नोट्स तो आपको मिलते जा रहे हैं ना? सर जो पढ़ा रहे हैं उसका रिकॉर्ड वीडियो मिलेगा? हाँ, मतलब ये तो लाइव क्लास जैसा हो रही है, उसके बाद ये आपकी रिकॉर्ड क्लास में चली जाती है। सर मेरा मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहा है? 25 से ज्यादा बढ़ेगा, ज्योति बढ़ेगा, रुक जाओ धीरे धीरे करके, अभी तो क्लास ही कितनी हुई है आपकी। कमेंट बहुत तेजी से आ गए भाई आपके। ठीक है भाई, थैंक यू राजीव कुमार। ठीक ठीक। हाँ हाँ भैया, आंसर समझ लिया। मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई आपको कंसेप्ट ऐसा लगा हो समझ में नहीं आया, कुछ वर्ड या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो मुझसे पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है, नोट्स वगैरह के आपके मैसेज आ रहे हैं। और वरीयता मतलब एक को ज्यादा प्राथमिकता पहले दी जाए। ठीक है, जैसे मेल होता है, फीमेल होता है, अगर मैं एक की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा है, एक को पहले प्राथमिकता ज्यादा दे रहा हूं, तो आपका वरीयता होता है। मतलब मेल है, फीमेल है, और मैं मेरा एक की झुकाव ज्यादा है, एक की तरफ झुकाव ज्यादा है। ठीक है, एक के पक्ष में मैं ज्यादा बात कर रहा हूं, तो आपका वरीयता का मतलब होता है। ठीक, 30 मिनट और पढ़ाइए, चैप्टर तो खत्म हो गया, और कितना पढ़ाओ 30 मिनट। ठीक है, ये बच्चों की बहुत मजे रहते हैं कि सर और पढ़ाइए और पढ़ाइए, चैप्टर खत्म होने के बाद और क्या पढ़ाओ। ठीक है, सब चीज तो हो गई, चैप्टर खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्या सीडीपी जो है वो कंप्लीट नोट्स है? हाँ, मतलब कुछ चीजें नहीं है वो आपको क्लास में मिलती ही जाती है। ठीक, सीडीपी तो मतलब ऐसे नहीं छूट जाएगी, आप लोगों ने अगर इसको अच्छे से तरीके से कर लिया तो मुझे शायद ही लगता है कोई एक आधा नंबर शायद आपकी किसी शिफ्ट में आ गया तो आ गया नया, वरना तो अच्छे तरीके से पूरे हिट मार के आओगे आप। ठीक है। सर समझ में आ गया, बट मेरा कमेंट्स नहीं आते। अर्चना कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत स्पीड से आ रहे हैं, देखो कमेंट्स सब आ रहे हैं यहाँ पर।
ठीक है, क्लियर ना, सब क्लियर चैप्टर? तो फिर मैं चलूँ भाई अब? चलो मैं चलता हूँ अब। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर।